आज हमारे बीच उपस्थित हैं पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता, टैक्स पेयर फोरम के अध्यक्ष और आयकर के अच्छे जानकार अधिवक्ता डॉक्टर अजीत कुमार पाठक जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। आज एक प्रश्न सबसे बड़ा आपके पास मैं इसलिए आया हूँ, अभी 2-4 दिनों से पढ़ने को मिला कि कई पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर इनकम टैक्स ने रेड किया है। बिहार में भी कुछ पार्टियों पर रेड पड़ा, पूरे भारत में लगभग 200 से ज़्यादा पार्टियों के ऊपर रेड पड़ा है। तो इसे किस एंगल से देखते हैं? पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद, और आपने एक बहुत ज्वलंत मुद्दे को आपने हम लोगों के समक्ष रखा है। जिस बात को मैं 2013 से मैंने इसी मुद्दे को लेकर कि पॉलिटिकल पार्टी को आखिर चंदा क्यों, और चंदे में अगर प्रोविजंस इनकम ये संविधान में कोई प्रोविजन चंदे का नहीं है, तो फिर चंदे का प्रोविजन ये इनकम टैक्स एक्ट में TGGB, HTGGC 13A का क्यों? असल में हमारा संविधान इस मुद्दे पर चुप है। पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा लेने का प्रोविज़न अगर है तो उसके लिए कोई मापदंड नहीं रखा गया, और संविधान में उन्हें छूट दे दी गई। जैसे TGGB 2016-17 के पहले उसमें प्रोविजंस था इनकम टैक्स एक्ट का, सेक्शन 80 GGB, कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप कितना भी चंदा, अगर आप टाटा ने 100 रुपया कमाया और 100 रुपया अगर उसने कांग्रेस को दे दिया तो 100% एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, उसका कोई लिमिट नहीं था। उसके बाद उस लिमिट को बहुत लोगों ने इस मुद्दे को उठाया। मैंने भी 2013 में एक PIL किया पटना हाई कोर्ट में, और 3 सेक्शन पर TGGB, सेक्शन 80GGB, 80GGC और 13A, इस तीनों में पॉलिटिकल पार्टियों को जो सुविधाएं दी गई थी उस सुविधाओं को रेगुलराइज करने के लिए हमने कहा था कि उसका कोई हिसाब होना चाहिए, कितना चंदा होना, लेकिन कोई ऐसा कोई प्रोविजन संविधान में गवर्नमेंट ने नहीं किया है। तो हमारा अपना मुद्दा है कि भाई सेवा करने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां आती हैं, जनता की जन सेवक कहलाते हैं वो, तो वो सेवा के बदले में उन लोगों को चंदा की ज़रूरत क्या पड़ती? सेवा करने के लिए चंदा की ज़रूरत तो होती नहीं है, और सेवा करने के लिए और फिर आप चंदा लेते हैं, फिर आप जीतते हैं तो आप वेतन, भत्ता, सैलरी, पेंशन सब कुछ लेते हैं, और सारा कुछ जो मिलता है आपको फुल्ली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये दोहरी व्यवस्था हमारी समझ में नहीं आता है। इस दोहरी व्यवस्था को क्यों सरकार ने रखा है? सर, जब गवर्नमेंट को पता है कि चंदे के आड़ में ब्लैक को वाइट करने का काम हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी लोग बनाकर करते हैं, तो क्यों नहीं ये पूरे सेक्शन को ही ख़त्म कर दिया जाए? सेक्शन 80 और उसका सब सेक्शन जितने भी हैं उनको ख़त्म कर दे, तो ना पॉलिटिकल पार्टी और ना कोई संस्थाएं चंदा ले सकती हैं। देखिए, यहाँ नीयत की बात है। सरकार की नीयत ही इस मामले में खोटी है। सरकार कौन? सरकार जो पॉलिटिकल पार्टी से चुन के लोग आते हैं वही सरकार होते हैं, और सरकार अगर ये हटा देगा तो उनकी दुकानदारी कैसे चलेगी? बिल्कुल अपराध है कि किसी आदमी से पॉलिटिकल पार्टी आप चंदा जब आप किसी से लेते हैं, मान लीजिए किसी इंडस्ट्रीज से आप चंदा लेते हैं, क्यों लेते हैं आप? जरूर कुछ न कुछ उनसे फ़ायदा आपको फ़ायदा देना होगा। कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेना है आपको, तो आपने भाजपा को चंदा दे दिया, तो भाजपा ने आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, एक लाख लगाओ और 10 लाख कमाओ। यही प्रोविजंस है। ये बिल्कुल हमारी समझ से ये राजनीतिक घूस है, चंदा नहीं है, राजनीतिक घूस है। सर, ये एक आश्चर्य नहीं लगता? लोग बिजनेसमैन जो हैं, कोई भी बिजनेसमैन हो, वो बैंक से लोन लेता है और पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देता है।
तो ये आश्चर्य की बात नहीं है, पहले उसे लोन चुकाना चाहिए या पॉलिटिकल पार्टी का चंदा? यही तो बात क्या है, ये इनकम टैक्स हमारी नज़र में वो एक्सपेंडिचर करता है, इनकम के अगेंस्ट में वो एक्सपेंडिचर करता है। 1 करोड़ लगाएगा, 10 करोड़ कमाएगा। ये चंदा नहीं है, वो एक्सपेंडिचर है। एक्चुअली ये सब भ्रष्टाचार की शुरुआत यहीं से होती है। जो हमारी व्यवस्था आज चुनाव की व्यवस्था है, भ्रष्टाचार की शुरुआत आज की चुनाव व्यवस्था से ही होती है। आप सोच सकते हैं कि मुखिया के इलेक्शन में 1 करोड़ का खर्च होता है, 10 करोड़ का एमपी के इलेक्शन में खर्चा होता है, 5 करोड़ रुपए एमएलए के इलेक्शन में खर्चा होता है। आखिर 5 करोड़ क्यों लगाते हैं लोग? क्योंकि उनको 10 करोड़ रुपए कमाना है, 20 करोड़ कमाना है। इसलिए ये पूरी व्यवस्था जो है, ये इस व्यवस्था को जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये कोई उपाय नहीं है गवर्नमेंट के पास। आपने सर 2013 में पीआईएल किया था, उसका क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट सिर्फ ये आया कि 13 में जो हमने पीआईएल में मांग की थी, 2016 के बजट में सरकार ने पूर्णतः उसको मान लिया, हमारी बातों को मान लिया उसने। इसके बाद तो उस पीआईएल का मतलब हमारा जो पर्पस था वो हमने पूरा कर दिया। परंतु जो अमेंडमेंट हुआ 80 जीजीबी में, जो अमेंडमेंट किया गया, 80 जीजीबी के अमेंडमेंट के बाद जो और प्रोविज़न किया गया उसमें तो और ज़्यादा लूप होल है। बिल्कुल। उसके बाद इन्होंने चुनावी बॉन्ड का प्रोविज़न किया, 20,000 को घटा के 2,000 कर दिया। लेकिन उसके बाद एक काम किया इन्होंने कि भाई चुनावी बॉन्ड जो एजेंसियां, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी एनएससी की तरह वो खरीदेगा और खरीद के वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे देगा, और पॉलिटिकल पार्टी से ये नहीं पूछा जाएगा कि सोर्स क्या है आपका, किसने आपको चुना। पहले तो, और ये तो क्लियर बात पहले होती थी, लेकिन अब तो और भी इन्होंने इतना खलम पेल कर दिया है कि अब और इसमें चोरी करने की संभावना बढ़ गई। कल सर हमने एक न्यूज़ लगाया है, महाराष्ट्र में एक झोपड़पट्टी में रहने वाला व्यक्ति एक पार्टी बनाता है और उसे 90 करोड़ का चंदा प्राप्त होता है। ये व्यवस्था जब सरकार, देखिए, ये सरकार ने जब व्यवस्था कर दी तो उसके लूप होल्स निकालने वाले होते हैं। भाई आप पॉलिटिकल पार्टी, आप देखिए प्रोविजंस, इनका एक्ट में प्रोविजंस ये है कि आप एक चुनाव में आप खड़े होइए ना होइए, चुनाव एक पार्टी बना लीजिए, चंदा ले लीजिए, और अगर पॉलिटिकल आप कोई भी आम चुनाव में भाग नहीं लेते हैं या आपको 1% वोट से कम अगर आता है तो आपकी मान्यता खत्म कर दी जाएगी। लेकिन वही आदमी 5 साल तक अवेल करता है, फिर वो मान्यता खत्म होने के बाद, जैसे बिहार विकास पार्टी बनाया उसने, फिर उसके बाद 5 साल के बाद नव बिहार विकास पार्टी बनाया, फिर 5 साल के बाद अति नव बिहार पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाते जाते हैं, उसका अवेल करता है, वो मस्ती करते हैं ये लोग उस पैसे से। और ये इस मामले में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है आम जनता को, जो ये प्रोविजंस जानते नहीं हैं। और हमारी जो चुनावी व्यवस्था है, कभी सांपनाथ जीत जाते हैं, कभी नागनाथ जीत जाते हैं। आम जनता को इस सबसे कोई ना कोई बताता है, न वो समझता है इस चीज़ को। सर क्या ऐसा नहीं किया जा सकता, जिस तरह कंपनी एक्ट में प्रोविज़न है, अगर एक डायरेक्टर डिफॉल्टर हो गया तो दोबारा कभी डायरेक्टर नहीं बन सकता है, तो क्या यहाँ प्रोविज़न नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं किया जा सकता? अरे भाई, सरकार की अगर मंशा साफ हो तो क्या नहीं की जा सकती। सरकार की मंशा ये है कि वो सिखाता है कि कैसे चोरी की जाए। सरकार की मंशा ये बताता है, आप अच्छे जो वकील होते हैं, वो बताते हैं कि भाई तुम कैसे क्या करोगे, कैसे क्या करोगे, और उस प्रोविजंस का उपयोग और दुरुपयोग दोनों होता है। तो दुरुपयोग ज़्यादा लोग करते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा फायदा तुरंत मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस कानून में कोई भी सजा का प्रावधान नहीं किया गया है, इससे और भी डर लोगों का खत्म हो जाता है। क्या होगा, आज हम बनाए हैं विकास पार्टी, फिर नव बिहार विकास पार्टी, अति नव बिहार विकास पार्टी, चलता रहेगा ये प्रोविजंस। अगर सरकार
इस तरह के कानून को पूरे तौर पर खत्म, चंदा के प्रोविजंस को ही खत्म कर दे, तो हमको लगता है कि अगर चंदा और ये वेतन भत्ता और पेंशन ये अगर खत्म कर दे तो इस देश में भ्रष्टाचार का, हमारी अपनी समझ है कि 50% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो फिर जो राष्ट्रवादी होंगे, जो विचारधारा के होंगे, वही चुनाव में आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो सेवा भाव से आएंगे वही सेवा वही बने नेता रहेंगे, और वो उस समय ये जो अभी स्थिति है वैसी स्थिति नहीं रहेगी। नहीं, वर्तमान में जितने भी भारत में पॉलिटिशियन हैं वो सिर्फ डिपेंडेंट हैं, उनका धंधा कहिए, सब कुछ राजनीति है। जिस दिन से राजनीति धंधा हो गई है उसी दिन से भ्रष्टाचार की शुरुआत हो गई। राजनीति लोग आते थे सेवा भाव से, कहाँ किसी आप देखे होंगे, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े नेता थे जिन्होंने कभी कोई फायदा नहीं लिया, यहाँ तक कि उन्होंने मैंने कोई वेतन भत्ता नहीं लिया। हमारे यहाँ एक कहावत है कि जो कोई मतलब फायदा लेता है वो किसी को न किसी को फायदा देता है, यही उपाय है इसका। और बिना पूरे तौर पर व्यवस्था परिवर्तन के ये सब संभव नहीं है। न भ्रष्टाचार रुक सकती है इस देश में, न ये सब लफड़ा कम हो सकता है। पहले तक तो लोग एनजीओ के माध्यम से भ्रष्टाचार कर रहे थे। एनजीओ के माध्यम से एक आध सरकारें भी बन गई हैं भारत में, जो बाहर से फंडिंग लेकर करते थे। तो अगर वाकई में सरकार गंभीर है तो एफसीआरए और सेक्शन 80 को डिमोलिश कर दे तो शायद कुछ सुधार की संभावना है। मैंने पहले ही कहा कि जब मंशा ही गलत है, अब आपके मन में, अगर आपके मन में चोर है तो फिर क्या किया जा सकता है? भाई आप एक बार कोशिश तो करो, इस तरह का जो काम करेगा उसको आजीवन उसकी पार्टी को प्रतिबंध लगेगा और उसे कम से कम 10 साल की सजा होगी। ये सब एक प्रोविजंस तो करो कुछ। अगर आपको, अगर सही मामले में कोई भी सरकार हो, हम कांग्रेस से लेके भाजपा, कोई सरकार इस मुद्दे पर बिल्कुल गंभीर नहीं है और वो चाहती ही नहीं है कि सब। आज आप देखिए, कमाल की बात है, दिल्ली विधानसभा के सदस्यों का वेतन एक दिन में 66.5% बढ़ गया, बिना कोई, उसमें किसी ने कोई विरोध नहीं किया, ना भाजपा ने विरोध किया, ना आप पार्टी ने तो ये प्रोविजन है। बिहार सरकार में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, जहाँ जहाँ इन लोगों को या लोकसभा में जितने भी इन लोगों के फायदे का कोई भी विधेयक आता है सर्वसम्मति से पास होता है, उसको कोई रोक नहीं होता है। कोई ने कहते हैं भी नहीं है कि भाई इतना नहीं होना चाहिए, कोई कहने वाला आज तक हमने नहीं सुना है संसद में कि भाई इतना इतना तुम पाए। और जिसके पैसे से ये लिया जा रहा है उसके प्रति सरकार का कोई दायित्व नहीं, उससे पूछा भी नहीं जाता नहीं, उसे क्या पूछा जाए, उसके प्रतिनिधि हाथ उठा देते हैं तो फिर क्या मतलब है उसका? नहीं, जहाँ तक मुझे याद है पहले सांसदों और विधायकों को ऑनरेडियम मिलता था और आज वेतन मिल रहा है। वेतन तो मिलता ही, ऑनरेडियम नहीं, वेतन भत्ता, और वो दोनों एग्जाम फ्रॉम टैक्स। तो सर ऑनरेडियम और वेतन में बहुत बड़ा फर्क है। जहाँ तक ऑनरेडियम है मानदेय है, तो ये वेतन जब मिल रहा है, वेतन का प्रोविजन के लिए एक क्लाउज है। वेतन उसी को मिलता है जो नौकरी करता है, तो ये लोग कौन से नौकरी कर रहे हैं? अरे वेतन तो आपने बड़ी बात कर दी, उसके बाद पेंशन आजीवन पेंशन उसको मिलता है जो नौकरी करता है जी। ये कहाँ से आ गया पेंशन और आजीवन पेंशन? और भी क्या, एक आदमी को छह पेंशन। हमने तो अभी एक संगठन कांग्रेस के एक मंत्री थे, उनकी पत्नी अभी वो हमको लगता है कि 72 में उनका डेथ हो गया और उनकी पत्नी को अभी 1,42,000 रुपये पेंशन मिल रहा है अभी तक। मैंने 72 में उनका डेथ हुआ और आज तक उनको 1,42,000। किसके पैसे से हो रहा है ये सब? जनता के पैसे से। और जनता के पैसे से आप ये ऐश मौज कर रहे हैं और
जिसने अपना पेट काट के आपको टैक्स दिया, उसके लिए आप क्या करते हैं? इसका कोई प्रोविजन गवर्नमेंट में या कोई संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं आने जा रहा। सर, नेता लोग एक दिन शपथ लेते हैं, उसके बाद उनकी विधायकी चली जाए, सांसदी चली जाए, फिर भी उन्हें पेंशन मिलता रहेगा। लेकिन हमारे टैक्स पेयर जो 60 साल तक टैक्स देते हैं और उनके बाद रिटायरमेंट के बाद उनके दिए गए टैक्स का 1% भी उन्हें नसीब नहीं होता है, तो क्या ये जनता के साथ धोखा नहीं है? ये जनता के साथ क्या? बिल्कुल धोखा। आप 2 रुपये में गेहूं बेच दे रहे हैं। आप मतलब जितना सुख सुविधा, आप बताइए कि पूरे बजट में आपका 42% नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, जिसपे कोई एक्सपेंडिचर, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर का मतलब है कि देश अभी भी विकसित नहीं है, विकासशील ही रहेगा। और जब तक आप ये सब प्रोविजंस खत्म नहीं करेंगे, आप हमें बताइए आप कि जब किसी एमएलए और एमपी को आप वेतन भत्ता बिना टैक्स का सब कुछ देते हैं, उसके बाद पेंशन की क्या उनको जरूरत है? और आजीवन अगर वो मर गया तो उनकी पत्नी को, और आप कोई नौकरी तो करने आए नहीं है। आप एक बार एमएलए हो गए तो आपको एक पेंशन मिलेगा, एमएलसी हो गए फिर दूसरा पेंशन, फिर एमपी हो गए तीसरा पेंशन, राज्यसभा में गए चौथा पेंशन, मंत्री हो गए। तो अभी ये मतलब ही नहीं है कि ये बना आप राजा हुए, जैसे चाहो लूट लो देश को। इसीलिए इतनी विषमता जो आई है, ये सिर्फ सरकार के कारण। सरकार अगर इस मामले में ईमानदारी से कुछ करना चाहे तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन उसको तो कोई ज़रूरत नहीं है। बस वो सोचती है 5 साल तक किसी तरह काट लेना है, फिर किसी तरह जनता को बुड़वक बनाना है, फिर 5 साल काटना है। यही है ट्रेंड, यही है। सर, 1947 तक भारत को जितना अंग्रेज़ों ने नहीं लूटा, उससे ज़्यादा ये काले अंग्रेज़ लूट रहे हैं। क्या ये गलत नहीं है? अरे काले, आप ये ज्यादा लूट रहे हैं। इन्होंने तो पहले तो जनता बोल भी सकती थी, अब तो आप कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। कहाँ का? सब तो आप ही के लोग हैं। कहेंगे भाई जो कर रहा है तो आप ही के लोग हैं। ये जो जहाँ से आप आए हैं वो भी वही लोग हैं। ये असल में देखिए व्यवस्था परिवर्तन की बात है। हम चाहते हैं कि इस पर कोई बड़ी बहस हो। कोई हमारा जो चुनावी पद्धति अभी है, क्या ये सही है? क्या जिस आदमी को हम एमएलए, एमएलसी या एमपी बनता है, उसको पता ही नहीं कि संसद में कौन सा विधेयक आ रहा है, इसका क्या इफेक्ट होगा। यहाँ कई काउंसिल बने हो, जैसे विधि आयोग, कोई कानून आ गया, विधि आयोग को पता ही नहीं है कि क्या कानून आया है, इसका क्या न उससे सरकार सलाह लेती है और न विधि आयोग कुछ बोलता है। यहाँ सिर्फ मुखौटों की सरकार है, कोई कुछ नहीं करता है। सिर्फ वो क्या करता है, 5 साल काटा, फिर 5 साल में ये व्यवस्था करना चाहता है कि अगले किसी तरह कैसे हम जनता को बना के फिर चुनाव जीतें। मतलब जनता के हित की बात नहीं होकर सिर्फ सब्जबाग दिखाकर लोग जनता को मूर्ख बना रहे हैं। पूरे तौर पर पूरी पॉलिटिकल पार्टी का यही लक्ष्य है कि किसी तरह जात पात, धर्म, जात पात, किसी भी तरह उसको बरगला के वोट ले लो। 5 साल के बाद तो भेंट देनी नहीं है उसको। 5 साल के बाद फिर देखा जाएगा, फिर कुछ नया बहाना लेंगे, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी कोई चीज़ के नाम पर, कभी क्षेत्रवाद, कभी जातिवाद, कुछ से कुछ करके किसी तरह वोट लेना है, उसके बाद 5 साल तक मस्ती करना है। यही आज के पॉलिटिकल नेताओं का यही लक्ष्य रह गया है। और फिर तो चंदा, फिर तो उसको जीवन भर पेंशन मिलना है, फिर जिंदगी भर मस्ती करनी है उसको, फिर करना कुछ नहीं है। हार गया तो भी वाह वाह, नहीं जीत भी गया तो भी वाह वाह, उसकी तो कोई बात ही नहीं। सबसे अच्छा धंधा भी राजनीतिक पार्टी बनाना और राजनीति करना, ये सबसे अच्छा धंधा हो गया है। सेवा इसमें कहीं से भी नहीं होती। तो सेवा के बदले मेवा की मुहिम चलनी चाहिए। बिल्कुल चलनी चाहिए। इतने नहीं, पूरे देश में सेवा के बदले मेवा की मुहिम नहीं चलनी चाहिए। लोगों को जागरूक करना चाहिए कि ऐसे लोग जिनको सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है, बस वैसे लोगों को हम सामाजिक तौर पर बहिष्कार करें। हम ऐसे लोगों को वोट ना वोट दें तो अच्छा है। इन लोगों को वोट देने से अच्छा है कि हम देश का भला नहीं करें।
आपने सर बहुत ही बेबाक बातचीत की हमसे, और हम दर्शकों से चाहेंगे अपना ओपिनियन ज़रूर भेजें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें और अपना ओपिनियन दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आपके चैनल को